हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स का क्विज। तो एज यू ऑल नो, यहाँ पे हम फोकस करते हैं 15 क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए, जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं एंड फ्रॉम द पास्ट वीक करंट अफेयर्स वो कहीं ना कहीं इन न्यूज रहते हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली लॉन्च द लूनर लैंडर हाकुतो आर? ए रशिया, बी जापान, सी इंडोनेशिया, डी नॉर्थ कोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जापान के हाकुतो आर जो है पहला ऐसा मून का मिशन होगा जो कि प्राइवेट कंपनी के द्वारा, यानी कि जापानीज प्राइवेट कंपनी के द्वारा अब लॉन्च किया जाएगा। राइट, सो कंपनी का नाम क्या है यहाँ पे? आई स्पेस जो है उन्होंने डेवलप किया है लूनर लैंडर, दैट इज हाकुतो आर। So next question we have is, consider the following statements about Krishi Udan Scheme 2.0. First, Krishi Udan Scheme 2.0 aims to increase the share of air carriage in the model mix for transportation of agri-produce, which includes horticulture, fishery, livestock, and processed products. Second, Krishi Udan 2.0 covers airports only in northeastern hilly and tribal region. Third, this scheme was launched by the Minister of Civil Aviation on international and national routes. Which of the statements given above is or are correct? A 1 only, B 3 only, C 1 and 3 only, D 1, 2 and 3, यानी कि all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। तो अब जो कृषि उड़ान स्कीम है दैट इज 2.0, यानी कि इसका 1.0 वर्जन भी होगा। राइट, तो उसमें एम क्या किया गया था? अगेन एग्री प्रोड्यूस, जिसमें हॉर्टिकल्चर, फिशरी, लाइवस्टॉक, प्रोसेस प्रोडक्ट्स सब कुछ इंक्लूडेड थे। बट जो एयरपोर्ट्स हैं या जो एरियाज हैं जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न हिली एंड ट्राइबल एरियाज जो है वो कहीं ना कहीं उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाई थी। ठीक है, कि वो वहां से अपना कोई भी प्रोडक्ट है, प्रोड्यूस है, उसको थॉरली जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे दे पाए, यानी कि आप एक्सपोर्ट भी कर पाए या भेज पाए। राइट, सो जो 2.0 वर्जन है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये तीन एरियाज कवर नहीं होंगे। अलोंग विद द 1.0 वर्जन ऑल ऑफ द नेशंस एयरपोर्ट्स की जो फैसिलिटीज है वो यूज की जाएगी और लॉन्च की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन on the international and national routes. So next question we have is, consider the following statements about Nirbhaya Fund. First, it was set up by the Government of India for implementing the initiatives aimed at enhancing the safety and security of women in India. Second, under the Nirbhaya Fund, one of the schemes, namely One Stop Center scheme, is implemented across the country since 2015. Which of the statements given above is are correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्भया फंड की इंप्लीमेंटेशन के लिए इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया था, जो कि अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर वुमेन इन इंडिया के लिए काम करेंगे। सो इसके लिए एक एम्पावर्ड कमिटी, जो ऑफिसर्स जिसमें जो कि कॉन्स्टिट्यूट करेंगे क्या? निर्भया फंड को, और साथ साथ रिकमेंडेशन देंगे फॉर द प्रपोजल जो कि फंड करेगी निर्भया फंड की इन कॉन्जुगेशन विद द कंसर्न मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, जो कि इंप्लीमेंट करेंगी निर्भया फंड को आगे प्रोसेस करने के लिए। राइट, सो अंडर दिस निर्भया फंड बहुत सारे एक वन स्टॉप सेंटर स्कीम जो है इसको भी लॉन्च किया गया था, जिसको 1 अप्रैल 2015 से इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। फर्स्ट, द ओआईसी रिप्रेजेंट्स द मुस्लिम वर्ल्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द वाइटल इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स। सेकंड, इट्स वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस। Third, India is one of the observers of the Organization of Islamic Cooperation. Which of the above statement or statements is or are correct? A 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C 1 2 and 3 only, D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। तो जो ओआईसी की फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं, इसको एस्टैब्लिश किया गया था बाय द फर्स्ट इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस, जो कि रबात मोरक्को में 1969 में हुई। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, दैट वाज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जो है इनकी होती थी अंटिल 2011। तो ये सेकंड लार्जेस्ट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस, जिसमें 57 मेंबर्स हैं एंड 4 कॉन्टिनेंट्स तक के फैली हुई इनकी मेंबरशिप है। तो एक कलेक्टिव वॉइस मुस्लिम वर्ल्ड की रेज कर रहा है ताकि सेफगार्ड या प्रोटेक्ट किया जा सके इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स, ताकि स्पिरिट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी हो सके अलोंग विद द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो ओआईसी जो है उसकी मेंबरशिप है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज के लिए ही है, वेयर एज जो ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, रशिया, थाईलैंड, बोस्निया हर्गोवेनिया और अनरिकॉग्नाइज्ड टर्किश किप्रोइट स्टेट को। ठीक है, तो ओआईसी की जब इंडिया के साथ अब बात करते हैं कि जो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी है, उसमें क्या हुआ था, इंडिया को इनवाइट किया गया था कि फाउंड करे वो कॉन्फ्रेंस रबात, जो कि 1969 में की गई थी, यानी कि इनिशियली स्टेज पे, बट उसको ह्यूमिलेटिंगली, यानी कि इंडिया को ह्यूमिलेटिंगली इजेक्ट कर दिया गया था पाकिस्तान के कहने पे। सो उसके बाद 2006 में सऊदी अरेबिया में इनवाइट किया गया था इंडिया को ज्वाइन करने के लिए एज अ ऑब्जर्वर, बट इंडिया ने उस टाइम पे ये जो इन्विटेशन है उसको टर्न डाउन कर दिया था। इसलिए अब इंडिया इज नाइदर अ मेंबर नॉर एन ऑब्जर्वर ऑफ द ओआईसी।
Next question we have is, consider the following statements with respect to base editing. First, it is a genome editing technology that allows the mutations in the DNA without generating double strand breaks. Second, it allows scientists to alter the molecular structure of just one base, converting it into another and changing the genetic instructions. Which of the above statements is or are correct? A1 only, B2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। कि अब हमें बेस एडिटिंग की बात करते हैं तो हम जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी यानी कि जो हमारे जीन्स हैं, जो हमारा डीएनए है, उसमें चेंजेस करने की बात की जाती है। वो कैसे होती है? तो ये क्रिस्पर cas9 टेक्नोलॉजी होती है। तो इस पर एक वीडियो भी बनाई गई थी, अगर आपको डिटेल में जानना है कि ये क्या होता है तो उसका लिंक जो है आपको वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, तो इसमें क्या होगा, जो म्यूटेशंस हैं, अब कई बार ऐसे केसेस होते हैं ना कि कई बार कि कोई भी डीएनए है किसी भी बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का, वो कहीं ना कहीं से एक पॉइंट पे उसमें कोई ना कोई इंटरप्शन रहती है या कोई ऐसा प्रोमिनेंट डीएनए है जिस वजह से किसी भी बच्चे को किसी तरह की डिसेबिलिटी हो जाती है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो जाती है। सो अंडर दैट सिनेरियो क्या किया जा रहा है कि क्रिस्पर cas9 यानी कि बेस एडिटिंग से क्या किया जाएगा, उस जो ये जो डिफेक्टिव हमारा डीएनए रहेगा उसमें जाके क्या किए जाएंगे, एडिटिंग की जाएगी। ठीक है, तो 4 तरह के बेस होते हैं यानी कि एडेनाइन, सिस्टाइन, ठीक है, गिनाइन और थाइमिन, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे जेनेटिक कोड के। जस्ट उसी हिसाब से बेस एडिटिंग क्या होती है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, जूम करते हैं एक प्रिसाइज पार्ट ऑफ द जेनेटिक कोड में, फिर ऑल्टर कर देते हैं उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को, ठीक है, एक सिंगल बेस में, ताकि कन्वर्ट किया जा सके इसको एक दूसरे बेस में, क्योंकि अब जो डीएनए है वही रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं ना, राइट। सिमिलर वे में ही हमने देखा था कि कोविड भी ऐसे ही फैला था, राइट। तो एक तरह से चेंज की जाएगी जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को। तो जो जीन थेरेपी मेथड है वो इसी तरह से यूज किए जाते हैं कैंसर ट्रीट करने के लिए, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर टॉक्सिक फॉर वल्चर स्पीशीज इन इंडिया? First, diclofenac. Second, meloxicam. Third, telfenamic. And fourth is acylfenac. Choose the correct code. A1 and 2 only, B2, 3 and 4 only, C1 and 4 only, D2 and 3 only. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 and 4 ओनली। तो टॉक्सिक ड्रग्स में यहाँ पे डाइक्लोफेनाक इंक्लूडेड है और एसिलोफेनाक जो है इंक्लूडेड है, जो कि वल्चर स्पीशीज के लिए भी एंड एज अ होल अगर हम डिस्कस करें तो वेटरनरी के लिए यहाँ पे डेंजरस रहता है। तो जो एशियन वल्चर्स है उन्हीं की वजह से ये न्यूज में रिसेंटली आया था। तो अब स्टडीज के अकॉर्डिंगली डाइक्लोफेनाक जो है वो बैन कर दिया गया है वेटरनरी यूज के लिए सिंस इंडिया के अंदर, सिंस इट वाज फाउंड टॉक्सिक फॉर वल्चर्स एंड ऑल द वेटरनरी, राइट। तो साइंटिस्ट ने डेवलप किया है कि जो वेटरनरी पेन किलर एसिलोफेनाक है वो भी डेंजरस है टू द वल्चर्स। तो ऑल्टरनेटिवली उन्होंने प्रपोज किए हैं ड्रग्स, दैट इज मेलोक्सिकैम एंड टेल्फेनामिक एसिड, जो कि कंसिडर किए जा रहे हैं वल्चर से। एंड साथ ही साथ ये वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, जो कि एक जॉइंट प्रोडक्ट है हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री जो हमारी सोसाइटी है, तो एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है कि जो 3 स्पीशीज है हमारी वल्चर्स की, दैट इज व्हाइट बैक, ठीक है, लॉन्ग बिल्ड एंड स्लेंडर बिल्ड, उनको हम एक्सटिंक्शन से कहीं नहीं बचाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि which of the following statements best describe the Telemanas? A, it is a program by the government where people can seek legal advice from lawyers through video conferencing available at the common service centers. B, it is an initiative launched amid the COVID-19 pandemic to enable patient to doctor teleconsultations. C, it is an initiative launched to provide psychosocial support to the students and teachers for their mental health and well-being during the times of COVID-19. D, it is an initiative launched to provide free telemental health services all over the country round the clock, particularly catering to people in remote or underserved areas. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि टेलीमानस की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस द स्टेट्स। तो टेलीफोन के थ्रू आप मेंटल हेल्थ असिस्टेंस ले सकते हैं, नेटवर्किंग के थ्रू अक्रॉस द स्टेट। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स ने इसे लॉन्च किया था अक्टूबर 2022 में, जो कि एम करता है प्रोवाइड करने के लिए फ्री टेलीमेंटल हेल्थ सर्विसेज ओवर द कंट्री, ठीक है, जो कि अब रिमोट और अंडरसर्व्ड एरिया को पर्टिकुलरली केटर करेगा। तो ये प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाता है नेटवर्क ऑफ 23 टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, जो नीम हंस है नोडल सेंटर है इसका, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो बैंगलोर है वो प्रोवाइड करेगा इसको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर, नेशनल हेल्थ सर्विस रिसोर्स सेंटर, जो कि टेक्निकल सोर्सेज को प्रोवाइड करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। First, INS Karmuk, that is indigenously built missile corvette. Second, INS Hans, India's biggest naval airbase. Third, INS Jalshwa, that is indigenously built amphibious transport dock. Choose the correct code.
A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3, D none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पेयर 1 एंड पेयर 2 इज करेक्टली मैच। क्योंकि अब जो आईएनएस कारमुक है वो कि इंडियन बेस्ड एक कोरा क्लास मिसाइल कॉर्वेट है जो कि एक्टिवली सर्विस में है इंडियन नेवी के साथ। और पेयर 2 जो करेक्टली मैच इसलिए है क्योंकि आईएनएस हंस जो है इंडियन नेवल एयर स्टेशन है जो कि गोवा में लोकेटेड है, बिगेस्ट नेवल एयरबेस एंड साथ ही साथ मिलिट्री एयरबेस है एंड साथ ही साथ क्या है, सिविल एनक्लेव है जो कि ऑपरेट करता है एज अ डायबलोमिन एयरपोर्ट। ठीक है, और पेयर 3 इनकरेक्टली मैच क्यों है? जलशवा एक एम्फिबियस ट्रांसपोर्ट डॉग तो है करंटली इन सर्विस विद इंडियन नेवी, बट ये इंडियन मेड नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट इंडियन मेड या इंडिजिनियसली मेड नहीं है। इसको यूएसएस ट्रेंटन बिफोर इसको नाम से जाना जाता था और एक्वायर किया था इसको इंडियन नेवी ने 2005 में, यानी कि खुद से इंडिया ने इसे नहीं बनाया है। Right? So next question we have is that development working group is often seen in news in the context of A. Intergovernmental Panel on Climatic Change, B. G20, C. World Economic Forum, D. Association of Southeast Asian Nations. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि जो G20 है उसका डेवलपमेंटल वर्किंग ग्रुप है, इसको सेटअप किया गया था 2010 में, जो कि एक एसेंशियल फोरम है डिस्कस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए एक्शन प्लान्स किस चीज के ऊपर, बहुत सारे इश्यूज जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, जिसमें लो इनकम जो कंट्रीज हैं स्पेशली इंक्लूड की जाती हैं। तो 2016 में G20 ने जो हमारा ये डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप है इसके साथ कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग पॉलिसीज को भी ले डाउन किया था G20 कंट्रीज के सामने, ताकि अब साथ ही साथ इसे रिलेट किया गया यूनाइटेड नेशंस के 2030 एजेंडा, जिसको हम क्या फोकस कर रहा है जिसके उसके ऊपर, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल डिजीजेस आर करेक्टली मैच्ड? डिजीज एंड ऑक्यूपेशन के दो कॉलम है। फर्स्ट इज बिस्नोसिस, दैट इज टेक्सटाइल वर्कर्स। सेकंड इज न्यूमोकोनोसिस, that is coal mine workers, and third is asbestosis, construction workers. Choose the correct code: A 1 and 2, B 1 and 3, C all the 3, D 2 and 3. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्टली मैच। या जो पेयर्स है वो करेक्ट है, क्योंकि जो बिस्नोसिस है एक लंग डिजीज है। इनहेलेशन किस चीज की? कॉटन या जूट की डस्ट, जिसको इनएडिक्वेटली वेंटिलेटेड वर्किंग एनवायरमेंट्स में अगर वो प्रोड्यूस होती है, राइट। और पेयर 2 में हम न्यूकोमोनासिस की बात करते हैं, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। अगेन अब क्या होगा, जो कोई भी वर्कर है वो ब्रीद इन कर लेता है सर्टेन काइंड्स ऑफ डस्ट पार्टिकल, जो कि किसके होंगे? कोल डस्ट के, जो कि उनके लंग्स को डैमेज कर सकता है। ठीक है, इसको कोल वर्कर न्यूमोकोनिसिस का नाम भी दिया गया था। ठीक है, और पेयर 3 करेक्टली मैच इसलिए है क्योंकि एस्बेस्टोसिस जो है अगेन एक लंग डिजीज है। अब इनहेलेशन किसकी होगी? एस्बेस्टोस डस्ट की और फाइबर्स की। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है उनके पास हाई रिस्क रहता है ऑक्यूपेशनल एस्बेस्टोस एक्सपोजर का, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। फर्स्ट, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब स्कीम। Second, it aims to provide basic infrastructure in villages with significant tribal population in convergence with the funds available under different schemes in central schedule tribe component. Third, it is implemented by the Union Ministry of Tribal Affairs. Which of the above statements is or are correct? A 1 and 2, B 1 and 3, C 2 and 3, D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। कि जो गवर्नमेंट है उसने मॉडिफाई की एक स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट ट्राइबल्स जो हमारी सब स्कीम है, ठीक है, और नया नाम इसको क्या दे दिया? प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। और इंप्लीमेंट ये कब की जाएगी? 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। तो अगेन ये क्वेश्चन जो है कल के पॉलिटी के क्वेश्चन में भी था विद रिस्पेक्ट टू द स्कीम। तो यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है टू द विलेजेस, जो कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आई टोल्ड यू अगेन यहाँ पे हम एजुकेशन की बात करेंगे, फैमिली की बेनिफिट की बात करेंगे, हेल्थ की बात करेंगे, कनेक्टिविटी की बात करेंगे, लाइवलीहुड की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ अब ये है कि कोई भी सेंटर की स्कीम हो गई, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम होगी, हर एक इंडिविजुअल या फैमिली को उस चीज का बेनिफिट मिले। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 36,428 विलेजेस हैं, जिसमें एटलीस्ट 50% ऑफ द एसटी पॉपुलेशन या 500 एसटी अक्रॉस द स्टेट्स नोटिफाइड अंडर द स्टेट ट्राइब ड्यूरिंग दिस पीरियड, उनको इसका बेनिफिट होने वाला है। Right? Next question we have is कि Americium seen in news recently is or an A. invasive alien species, B. radioactive chemical element, C. meteorite, D. cancer drug. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि अमेरिसियम जो है एक सिंथेटिक रेडियो एक्टिव केमिकल एलिमेंट है। तो अगेन ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन में भी एक तरह से आप कह सकते हैं रिपीटेड है। क्यों? अब जो ये अमेरिसियम है उसमें हमने डिस्कस किया था अब 95 की ये फिगर,
ठीक है, जो एटॉमिक नंबर है इसका, ठीक है। तो सिंथेटिकली इसको बनाया गया है एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इसको अब आने वाले टाइम में हम बैटरीज को बनाने में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको एग्जांपल उस टाइम पे भी यही दी थी कि जहां पे अब तो हमारे पास जो सोलर सेल्स हैं, राइट, उनको तो हम सनलाइट से चार्ज कर सकते हैं, बट अब जैसे कोई मून का ऐसा मिशन था, राइट, मून का मिशन है जहां पे हम क्या कर रहे हैं, द अदर साइड ऑफ द मून विच नेवर रिसीव सनलाइट, राइट, अगर हम उसको जाकर अब अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे जाके हम रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, तो व्हाट विल बी डन, अमेरिसियम जो है वो हेल्प करेगा, क्योंकि सिंथेटिक रेडियो एक्टिव केमिकल एलिमेंट है हमारे पास, यूरेनियम और प्लूटोनियम जो है बम्बार्ड करके अब इसकी प्रोडक्शन होती है, राइट। तो वाइडली इसको कमर्शलाइजेशन के लिए यूज किया जा सकता है, तो उसी टाइम के लिए यानी कि हमारे जो ये लूनर मिशंस हैं उनके लिए हम अमेरिसियम को ज्यादातर यूज करना चाह रहे हैं अब, ठीक है, जब हम स्टडीज की बात कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स EOS 06, that is first है हमारे पास, it was launched by PSLV C54 launch vehicle. Second, it is designed to monitor ocean color information, sea surface temperature information, and wind vector information for use in oceanographic, climatic, and meteorological applications. Which of the above statement or statements are correct? A1 only, B2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि दोनों दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, कि जो हमारी ईओएस है बेसिकली, तो पीएसएलवी जो है हमने क्या किया है, C54 या EOS 06 जो है लास्ट मिशन इंडिया का इस साल का यानी कि 2022 का था। तो जो पीएसएलवी है उसका मेन काम क्या रहता है कि वो पेलोड को कैरी कर सकता है, कहाँ पे, हमारा लो अर्थ जो हमारी ऑर्बिट्स होती हैं, राइट, तो वहां पे ये उसको कैरी करता है। सो सिमिलरली जो लॉन्च व्हीकल है इसको डिजाइन किया गया है कि ओशन का कलर है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, सी सरफेस का टेम्परेचर है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, विंड वेक्टर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ओशनोग्राफिक, क्लाइमेटिक एंड मेट्रोलॉजिकल एप्लीकेशन यूज करे, राइट। साथ ही साथ जो क्लोरोफिल है, सी सरफेस टेम्परेचर है, विंड स्पीड है, लैंड बेस्ड जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यूज किए जाएंगे सैटेलाइट्स के द्वारा, जो कि पीएसएलवी वहां पे अब जाके लॉन्च करेगा, तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं वहां पे पॉसिबली कि कौन से फिशिंग जोन्स हो सकते हैं इन नियर फ्यूचर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द ट्रेडिशनल CAR T therapy? A, it involves modifying an individual's own T cells and reintroducing them into the body. B, it requires the use of healthy T cells from a donor. C, it often is not possible to obtain enough healthy T cells for the treatment. D, all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, की सारी स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, राइट। तो जब यहाँ पे हम CAR-T थेरेपी की बात करते हैं, इट इज विद रिस्पेक्ट टू कैंसर, राइट। सो वी ऑल नो कि जब भी कोई ऐसी थेरेपी इंट्रोड्यूस की जाती है, जब हमारे पास हम देखते हैं कि किसी की कैंसर की ट्रीटमेंट चल रहा होता है, राइट, सो जो हेल्दी सेल्स हैं उसके लिए जब हम बात करते हैं वो भी साथ के साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्यों क्यों क्योंकि हमारी जो बॉडी है, जब उसमें कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की बात की जा रही है, वो एक्चुअली में इन्फेक्टेड सेल और हेल्दी सेल जो है उसके बीच की डिफरेंशिएशन ही नहीं कर पाती है, राइट। सो एज अ रिजल्ट जो CAR-T थेरेपी है वो इंडिविजुअल के खुद के जो टी सेल्स है उनको रिमूव करके मॉडिफाई करके अटैक करना चाहती है उन्हीं कैंसर सेल्स को, ताकि रीइंट्रोड्यूस किया जा सके इसे इनटू द बॉडी। बट जो इंडिविजुअल है व्हेन इट इज सिक, जिसको कैंसर है, वो अब हेल्दी टी सेल्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि कैंसर के टाइम पे एक हेल्दी सेल और एक इन्फेक्टेड कैंसर सेल के बीच में बॉडी डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है, राइट। सो एज अ रिजल्ट जो हेल्दी सेल्स हैं उनका होना ना होना, या जो हमारे हेल्दी आप कह सकते हैं टी सेल्स हैं, उनका यहाँ पे बॉडी में जो नंबर है वो एडिक्वेट नहीं होता है। तो जो डोनर्स है दे कैन प्रोवाइड हेल्दी टी सेल्स, ठीक है, बट जो टी सेल्स है वो एक फॉरेन बॉडी से आए हैं, राइट। तो उसकी एक्सेप्टेंस एक दूसरे पर्सन की बॉडी के अंदर क्या होगा, उससे भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि जो अब हमारी बॉडी हमारे ही हेल्दी सेल्स को अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है, तो फॉरेन बॉडी से आए हुए टी सेल्स के ऊपर भी अटैक हो सकता है, ताकि अब क्या इंडिविजुअल के जो हेल्दी सेल्स है वो अब फर्दर जो है जो टी सेल्स उसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं उसके ऊपर भी अब कोई ना कोई अटैक हो रहा है, राइट। तो जो ट्रीटमेंट है वो अब इस तरह से काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, राइट, यानी कि जो फेलियर के चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि बॉडी उन नए टी सेल्स को जो कि एक डोनर से आए हैं उसको कई बार एक्सेप्ट नहीं करती। उसी के ऊपर ही अगेन यू कैन से कि जो है हमारा जो बॉडी सिस्टम है वो काम करना शुरू कर देता है, राइट। सो उसी के अगेंस्ट। So next question and the last question we have is which of the following infection can be transferred vertically from mother to child?
फर्स्ट HIV, सेकंड Zika, third rubella, fourth herpes. Which of the statements given above is are correct? A1 only, B1 and 2 only, C1, 2 and 3, D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी की सारी की सारी। तो यहाँ पे हमने वर्टिकल ट्रांसमिशन का जो है वर्ड यूज किया है। इट मींस वर्टिकल यू कैन सी कि एक स्ट्रेट लाइन में, राइट, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो चीज जा सकती है, ठीक है। तो एक प्रेग्नेंट वुमेन टू हर चाइल्ड एज वेल, तो वो अब एंटीनेटल भी हो सकता है यानी कि बर्थ से पहले, पेरीनेटल भी हो सकता है कि इमीडिएटली या प्रायर टू या आफ्टर द बर्थ, या पोस्टनेटल भी हो सकता है आफ्टर द बर्थ। तो अब कौन से डिजीजेस जो फैल सकती हैं, दैट इज कि चारों की चारों क्या है हमारे पास, वायरल डिजीजेस हैं, राइट। सो एज पर द स्टडी ये चारों की चारों डिजीजेस जो हैं मदर से अब चाइल्ड की तरफ किसी भी टाइम पे ट्रांसफर हो सकती है, मेड बी HIV, मेड बी जीका, मेड बी रुबेला एंड मेड बी हर्पीज वायरस। तो वन ऑफ द बिगेस्ट वरीज जो हमारी जीका वायरस को लेकर रहती है कि इट इज द पॉसिबिलिटी कि जो बेबीज विच आर बीइंग बोर्न आफ्टर गेटिंग अफेक्टेड फ्रॉम जीका वायरस, वो बर्थ डिफेक्ट से भी अब जो है उनको एंड्योर करना पड़ सकता है। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स कि जो जीका का आउटब्रेक रिसेंट टाइम में हुआ है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। डू कमेंट योर स्कोर्स एंड डू कमेंट योर क्वेरीज एज वेल। थैंक यू सो मच।